सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज हम डिजास्टर मैनेजमेंट में लेसन फर्स्ट पढ़ने वाले हैं और मैं कोशिश करूंगा 4-5 लेसन में डिजास्टर मैनेजमेंट का हम सिलेबस आसानी से पूरा कर लें। लेकिन मेरी साथ में जिम्मेदारी है कि आपको कुछ आंसर राइटिंग भी करवाऊं। जैसे कि कल हमने वीडियो बनाया था, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने उसमें प्यार दिया है। तो जैसे इंटरनल सिक्योरिटी हमने पढ़ी थी, तो उसको रिविजन करके आपको पुराने क्वेश्चन उसमें अटेम्प्ट लेने चाहिए, जैसा कि मैं भी अटेम्प्ट लेने की कोशिश करता हूँ। और अभी जैसे आपदा प्रबंधन चल रहा है, तो इसके बाद में आपदा प्रबंधन के जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको आप देख सकते हो। तो चलते हैं आपदा प्रबंधन के लेसन फर्स्ट में। और आपदा प्रबंधन में कोई अलग अलग यूनिट नहीं है, इसी के अंदर हम इसको 4-5 लेसन में कवर कर लेंगे। आपदा प्रबंधन एक ही टॉपिक है जिसमें हर साल 2 क्वेश्चन आते हैं। आप ये मान के चलो कि 25 मार्क्स के आपदा प्रबंधन के क्वेश्चन आते हैं। तो 25 मार्क्स कम नहीं होते, यहाँ एक एक मार्क्स की लड़ाई बहुत भयंकर होती है। इसलिए हमें सिलेबस को टू दी पॉइंट सभी जो टॉपिक है, सब टॉपिक है, उनको कवर करना चाहिए। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहना, ठीक है। तो आपदा प्रबंधन का पहला आज टॉपिक हमारा है। तो इसके अंदर इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन आए, तो आज हम आपदा प्रबंधन की जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे आपदा क्या होती है, आपदा प्रबंधन कैसे करते हैं, आपदा चक्र क्या होता है, उस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। और इस टॉपिक से कैसे ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हैं, याद रखना। यह आपदा प्रबंधन का स्टैटिक पार्ट है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन 1 2020 में है, कैसा क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन में पूर्ववर्ती प्रतिक्रियात्मक उपागम से हटते हुए भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए अभिनव उपायों की विवेचना कीजिए। अब जैसे ये भी है कि पहले ट्रेडिशनल तरीके से हम किस प्रकार आपदा प्रबंधन करते थे, अभी कौन से ऐसे नए आयाम उसमें शामिल किए गए। तो ये करंट अफेयर से जोड़कर दोनों स्टैटिक पार्ट को जोड़कर ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद में जैसे ये क्वेश्चन बहुत आते हैं कि आपदा प्रभावों और लोगों के लिए उसके खतरे को परिभाषित करने के लिए भेद्यता यानी सुभेद्यता एक अत्यावश्यक तत्व है। आपदाओं के प्रति भेद्यता किस प्रकार और किन किन तरीकों से साथ चरित्र चित्रण किया जा सकता है, थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट है, तो ये भी हम आगे देखेंगे। और भी ऐसे क्वेश्चन आए कि जैसे आपदा के पूर्व किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए, या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे भूकंप है, तो भूकंप की कैसे हम दीर्घकालीन ऐसे उपाय कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं, ताकि जो भी क्षति होती है उसको हम कम कर सकते हैं। भूस्खलन के ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बाढ़ के आ सकते हैं, ठीक है, वो भी आगे हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात आती है आपदा प्रबंधन की बात आती है। तो यहाँ पे 2 वर्ड है, एक आपदा और प्रबंधन। आपदा से मतलब आप समझते हो चाहे प्राकृतिक हो सकती है या मानव जनित हो सकती है, बहुत सारी ऐसी आपदा जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। और प्रबंधन का मतलब क्या होता है, प्लानिंग करना, प्लानिंग मैनेजमेंट करना, कि जो भी संकट आ रहा है, जो भी आने वाले वक्त में जो भी जैसे प्राकृतिक आपदा आ सकती है, तो उसका हम कैसे प्रबंधन करेंगे। तो सामान्य दृष्टिकोण है कि आपदा प्रबंधन को आपात स्थिति के सभी मानवीय फैलों से निपटने हेतु संसाधनों एवं उत्तरदायित्वों के संगठन प्रबंधन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ताकि आपदाओं के प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके। ये किताबी परिभाषा है। और हम हमेशा ये कहते हैं कि हमें क्या करना है, हमें अंडरस्टैंड करना है, चीज़ों को समझना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपदा प्रबंधन का क्वेश्चन आता है, तो आप इंट्रोडक्शन पार्ट में आप क्या कर सकते हो, एक आपदा प्रबंधन की बढ़िया परिभाषा अपने शब्दों में इसको आराम से लिख सकते हो। और इसका मतलब क्या है कि जो भी संकट आने वाला है, जो भी घटना घटती है, जैसे प्राकृतिक या जो भी मानव जनित हो सकती है, उसका हम पहले से ही इसके लिए प्रिपेयर रहें। जो भी हम योजना बना सकते हैं, वही क्या है, आपदा प्रबंधन है। सिंपल शब्दों में यही है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ऐसा आया था जैसे अभी हम देख रहे थे, आपदा सुभेद्यता। सुभेद्यता का मतलब क्या होता है, जैसे वल्नरेबल जो होता है कि कैसे कोई भी ऐसा संकट आ सकता है, कुछ ऐसी कम्युनिटी हो सकती है, या जैसे हम कई बार पढ़ते हैं ना कि इन्वायरमेंट में आप पढ़ते हो कि जैसे कुछ जीव जंतु बहुत वल्नरेबल होते हैं, काफ़ी सुभेद्य होते हैं, तो उनको नुकसान ज़्यादा होता है। उसी तरीके से हम यदि हमारे समाज की या देश की बात करें, तो जैसे इसमें भी हम देखते हैं कि कोई भी आपदा आती है, आपने अक्सर सुना होगा कि जैसे जलवायु परिवर्तन के कारण विशेषकर जो गरीब वर्ग है या गरीब राष्ट्र है, उनको ज़्यादा नुकसान होता है, यानी वो ज़्यादा सुभेद्य हैं। जबकि अमीर राष्ट्र तो क्या है, उसके उन लोगों के पास तो टेक्नोलॉजी होती है, क्षमता अच्छी होती है उनकी, वो उनकी कैपेसिटी अच्छी होती है, वो चीज़ों को खरीद सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ के वो समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। लेकिन सुभेद्य का अंतर हम देखते हैं तो अमीर गरीब में इनमें फ़र्क नज़र आता है। तो सुभेद्यता को भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कारकों या प्रतिक्रियाओं द्वारा निर्धारित स्थितियों जो संकटों के प्रभाव के संदर्भ में समुदाय की संवेदनशीलता को बढ़ाती के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो आसान है, मतलब जैसे सिंपल हम एक एग्जांपल देखें, आर्थिक सुभेद्यता देखें। जैसे एक कोई प्राकृतिक घटना आती है, कहीं भूकंप या सुनामी की घटना आती है, तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, इसमें ये होता है कि जो गरीब वर्ग है उस पर इम्पैक्ट उसका ज़्यादा होता है। जैसे शारीरिक सुविधा में हम देख सकते हैं, जैसे आपदा के दौरान दिव्यांग जन होते हैं, उनको थोड़ा सा ज़्यादा नुकसान होता है, या वो ज़्यादा सुबेदे होते हैं, या जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, या बच्चों को, महिलाओं को, ऐसा अक्सर आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो। सामाजिक सुविधा में वही अंतर आता है कि अलग अलग वर्ग हम देख सकते हैं, चाहे इसमें भी गरीबी अमीर देख सकते हैं। इसी प्रकार पर्यावरणीय सुविधा,
आगे जैसे अभिवर्ती और सोच समिति सुबह देता है, तो ये कई बार ये देखने को मिलता है कि कोई समाज है, वहाँ के लोग किस प्रकार आपदा को लेते हैं। जैसे कोई भी आपदा आती है, तो या आपदा का प्रबंधन करना होता है, तो कैसे सरकार के साथ मिलके स्थानीय लोग कितना अपनी एक व्यवहार और सोच दिखाते हैं। आपदा के दौरान भी ऐसे देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये अभिवृत्ति और सोच संबंधी सुभेद्यता का मतलब होता है कि लोगों का व्यवहार कैसा होता है या लोगों की अभिवृत्ति या एक तरह से हम कह सकते हैं सोच कैसी होती है आपदाओं को लेकर। तो सुभेद्यता के ऐसे बहुत सारे इस तरह सामान्य दृष्टिकोण है, आप समझ गए होंगे। सुभेद्यता मतलब जैसे कितना संवेदनशील है अलग-अलग दृष्टिकोण से। जैसे जब आपदा आती है, तो आपदा के दौरान अलग-अलग मतलब लोग एक जैसे तो नहीं हो सकते, आप जानते हो। जैसे हम बात करें कि जो बुजुर्ग है या दिव्यांग है, उनको ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो जब भी ऐसी पॉलिसी बनेगी, तो उसमें ये चीज़ें ध्यान। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आपदाओं का वर्गीकरण किस प्रकार करें, ठीक है? तो जैसे 2 प्रकार से हम कर सकते हैं। एक तो स्रोत के आधार पर, जैसे घटना प्राकृतिक है या मानव जनित घटना है, तो इसके आधार पर हम जैसे पहला लेते हैं प्राकृतिक घटना। तो प्राकृतिक आपदा, तो जैसे कुछ तो पूर्णतः प्राकृतिक होती है, जैसे चक्रवात, सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी। इसमें मानव का उतना बड़ा रोल नहीं होता है। और कुछ सामाजिक और प्राकृतिक दोनों होती है, यानी कुछ इसमें प्राकृतिक और मानव दोनों गुण इसमें शामिल होते हैं, जैसे बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएँ। कुछ मानव जनित होती है, जैसे बम विस्फोट या बाढ़ के कारण। कई बार होता है ना कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बना दिया कि उसके कारण बाढ़ की समस्या आती है, अत्यधिक वर्षा के कारण फिर शहरी बाढ़ की समस्या देखने को मिलती है। या कई बार जैसे जो भी रासायनिक जो चीज़ें होती हैं, उनका रिसाव हो सकता है। आपने नाभिक के न्यूक्लियर की जो घटना, विस्फोट की कहीं घटना देखी होगी, रिएक्टर के जो लीकेज की समस्या आती है। तो ये सब किस में आते हैं? मानव जनित घटनाओं में आते हैं। युद्ध, नागरिक संघर्ष आदि ये चीज़ें किस में आती हैं? मानव जनित। ये एक सामान्य कॉन्सेप्ट है, इसमें ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन आएँगे भी नहीं कि आपदाओं के प्रकार या स्रोत बताओ, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्वेश्चन आते हैं कॉन्सेप्ट के बेस पर। इसके अलावा अवधि के आधार पर भी आपदाओं को हम प्रकार में बाँट सकते हैं, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए कि आपदाएँ कैसी होती है, कितनी प्रकार की हो सकती है। तो यदि हम इसमें टाइम पीरियड के हिसाब से देखें, तो कुछ आपदा ऐसी होती है जो बहुत जल्दी घटित होती है। जैसे तीव्र गति से प्रारंभ होने वाली आपदाएँ जिनको बोल सकते हैं, जैसे अर्थक्वेक आता है या हम कह सकते हैं सुनामी आती है। तो उसमें ज़्यादा मतलब टाइम नहीं मिलता है तैयारी के लिए, अचानक घटना घट जाती है। और इसका थोड़ा ये भी है कि इनका प्रिडिक्शन करना उतना आसान नहीं है। ये जो जल्दी से घटने वाली, अचानक घटने वाली जो आपदाएँ होती हैं, इनका प्रेडिक्शन करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। जैसे चक्रवात का चलो आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन अर्थक्वेक और सुनामी को हम उतना जज नहीं कर पाते हैं कि कब सुनामी घटित हो सकती है, ठीक है? इसी तरह से जो धीमी गति से प्रारंभ होने वाली आपदाएँ, इनका प्रेडिक्शन करना भी आसान होता है। जैसे हमने देखा कि जलवायु परिवर्तन के कारण आजकल कितनी घटनाएँ हो रही है। और जलवायु परिवर्तन हम कह सकते हैं कि एक धीमी गति की प्राकृतिक आपदा कह सकते हैं, या मानव जनित आपदा भी इसमें शामिल हो सकती है, लेकिन इसका नुकसान बड़ा है। चलो इसका तो हम देखते हैं कि नुकसान इसका भी तात्कालिक रूप से बड़ा होता है। मानव धन को बहुत बड़ी क्षति पहुँचती है, लेकिन एक ऐसी मतलब प्राकृतिक आपदा, जैसे जलवायु परिवर्तन के कारण आजकल हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, ऐसे मुद्दे काफ़ी रहते हैं, मरुस्थलीकरण रहते हैं, मृदा क्षरण, सूखा आदि रहते हैं, लेकिन इनका प्रभाव बड़ा होता है। दीर्घकालीन ये संकट होता है, इनके प्रभाव भी बड़े होते हैं। जैसे मरुस्थलीकरण या सूखे के संकट के कारण, मिट्टी के नुकसान के कारण क्या हो सकता है, वैश्विक स्तर पर एक खाद्य संकट आ सकता है। तो ये आप थोड़ा-सा ये आइडिया लगा सकते हो। ये भी एक प्राकृतिक आपदा में या मानव जनित आपदा में इनको हम शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपदा प्रबंधन चक्र क्या होता है? कभी-कभी ऐसा क्वेश्चन तो आता है कि आपदा प्रबंधन चक्र क्या होता है? तो चक्र का मतलब आप सिंपल समझते हो कि चक्र का मतलब ये होता है कि आपदा से पूर्व और आपदा के दौरान और बाद के जो भी हमारे प्रबंधन होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? आपदा प्रबंधन चक्र बोलते हैं। उसमें क्या-क्या चीज़ें शामिल होती है, अभी एक डायग्राम से देख लेंगे। उसमें होता है कि आपदा पूर्व जोखिम प्रबंधन चरण। जैसे आपने देखा होगा, एनसीईआरटी किताब में पढ़ा होगा, हमारे देश में जो भी जहाँ-जहाँ आपदा आती है, अलग-अलग टाइप की भौगोलिक रूप से आपदा देखने को मिलती है। कहीं सूखा, कहीं बाढ़, तो उसके आपने मैप देखे होंगे। तो ये हमारा पहला चरण होता है कि जहाँ-जहाँ ऐसे संकट आते हैं, उसकी हम क्या करें, मैपिंग करें, उनकी रियल टाइम निगरानी करें, और जो भी उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, उनको समझें, और वर्तमान में वहाँ पे क्या पैटर्न रहा है, उन सबको हम देख सकते हैं। तो आपदा पूर्व जोखिम प्रबंधन में क्या होगा? रोकथाम, शमन और तैयारी। यानी रोकथाम का मतलब क्या हम उपाय कर सकते हैं, जो भी ये संकट आएगा उसकी जो क्षति होती है उसको कम कैसे कर सकते हैं। मिटिगेशन यानी उसी में शामिल होगा, कैसे हम तैयारी कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, ये सब एक ही लगभग मैनेजमेंट का है कि आपदा पूर्व हम कैसे चीज़ों को मैनेजमेंट कर सकते हैं उनका। और आपदा के पश्चात संकटकालीन प्रबंधन चरण होता है। जैसे आपदा घटित होती है, तो तुरंत क्या होता है, राहत की जो प्रक्रियाएँ होंगी, अनुक्रियाएँ होंगी, जिसमें पुनर्वास चलो बाद में आएगा, पुनर्निर्माण ये सब उसमें आएगा। लेकिन तुरंत क्या होता है, आपने देखा होगा कि आपदा के तुरंत बाद जल्दी से जो भी राहत कार्य शामिल होते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, और भी जो भी कई चीज़ें शामिल होती है इसमें। और इसमें जो आपदा जोखिम प्रबंधन है, गतिविधियों के अंदर 3 मुख्य चरण आते हैं, और ये बहुत ही सिंपल है, आप इसको जटिल मत बनाना। एक बार मेरे पढ़ाने के बाद में आप जब पीडीएफ पढ़ोगे ना,
तो ये इतना आसान लगेगा कि यार ये तो कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है। और इसमें वही मैं बार-बार बोलूँगा, पीएचडी हमें नहीं करनी। हमारे पास ऐसे 1-2 पेज में नोट्स होने चाहिए कि क्वेश्चन कैसा भी आए उसको हैंडल अपने विचारों से कर लें, अपने शब्दों से कर लें। थोड़ा कूटनीतिक रूप से आंसर राइटिंग ऐसे प्रेज़ेंट करने का तरीका सीख जाएँ। यूपीएससी कभी नहीं चाहता कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ के आओ। और मैंने भी एक चीज़ महसूस की है, जैसे मैं अभी क कभी-कभी जब आंसर राइटिंग करता हूँ या बहुत सारी ऐसी कई बार जो इस बार मेंस लिख रहे हैं कुछ एस्पिरेंट हैं, उनकी कॉपी चेक करता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, रियल में आवश्यकता नहीं है। पुराने प्रश्न पत्र देखते हैं, तो उनकी डिमांड यही कहती है कि आप आपके पास शॉर्ट में नोट्स हों, ताकि उनको ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाओ। एक बात से आप मेरे से सहमत हो सकते हो, चाहे जैसे आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, जैसे आप आपदा प्रबंधन की बात करें, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप फिर कोई भी किसी कोचिंग का मटेरियल लाओगे, कोई किताब लाओगे, तो इसकी नीड ही नहीं है। जब 25 मार्क्स के आपको पता है 2 क्वेश्चन आने हैं, तो आपके पास आपदा प्रबंधन का क्या होना चाहिए, एक स्टैटिक पार्ट जो अभी हम पढ़ रहे हैं, प्लस करंट अफेयर में क्या चल रहा है। करंट अफेयर में जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर चीज़ें चल रही हैं हमारे देश में या वैश्विक स्तर पर, यदि आप ये 2 काम कर लेते हो, यानी स्टैटिक पार्ट प्लस करंट अफेयर को वैलिडेशन आप कर लेते हो हमेशा अपनी तरफ से, सेल्फ स्टडी के साथ में ये करना है, किसी पे डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है? तो आपका ऐसा कोई भी पार्ट नहीं बचेगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जिसको आप हैंडल नहीं कर पाओगे। और ये मेरा आपके साथ विश्वास है, आपके मार्क्स आएँगे, पक्का मार्क्स आएँगे। क्योंकि एक चीज़ आप नोटिस करना कि जैसे हम कई दिनों से आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है? और जब मैं ये कर सकता हूँ कि एक सामान्य हिंदी माध्यम का विद्यार्थी, गाँव का विद्यार्थी जो बहुत ही सामान्य कॉलेज में पढ़ा हुआ है, सिंपल बीए करके मतलब आगे बढ़ा है अपनी ज़िंदगी में। जब वो ला सकता है 821 मार्क्स, और 2 जब 3 बार मेंस लिखे तो उसमें भी कम मार्क्स नहीं है। मतलब 4 बार जब मैंने मेंस लिखा उसमें से 3 बार मेरा जब इंटरव्यू कॉल हो सकता है। और जब किसी का इंटरव्यू कॉल होता है ना, आप ये मानो बहुत ही लकी लोग होते हैं जो मेंस पास पास करके आगे बढ़ते हैं। रियल बात है, जो हार्ड वर्किंग, और आप इनको मान सकते हो कि बहुत ज़्यादा लकी लोग होते हैं जिनका इंटरव्यू कॉल होता है, 2000 जिन लोगों का इंटरव्यू कॉल होता है, तो आप ये मान के चलो उनमें बराबर क्षमता होती है। अब ये होता है कि इंटरव्यू में कौन अच्छा परफॉर्मेंस दिखा पाएगा, अच्छी मतलब जिसमें गुण होंगे, क्वालिटी होंगे, वो फिर आगे निकल जाते हैं फाइनलिस्ट में। तो लेकिन एग्ज़ाम तो मैं पास करके आया हूँ ना कम से कम, एग्ज़ाम पास करना भी अपने आप में बड़ी चीज़ होती है। तो जो भी ये लेसन देख रहा है, इस विश्वास के साथ देखिए, जो सामने वाला कि व्यक्ति पढ़ा रहा है आपको, वो इस चीज़ को साबित कर चुका है कि इस एग्ज़ाम को क्रैक कर चुका है, और उसके सजेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और 821 मार्क्स आप, ये मैं जानबूझ के बोलता हूँ कि ताकि आप थोड़ा और विश्वसनीय तरीके से इन लेसन को देखो। और जब ये 821 मेरे मार्क्स आए थे ना, तो मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि ऐसे शॉर्ट नोट्स मेरे पास नहीं थे। उस समय तो ये था कि मतलब पढ़ लिया, जो भी चीज़ें कहीं इधर-उधर बिखरी पड़ी है, और उस साल 821 मार्क्स आए थे। तो 821 मार्क्स इतने काफ़ी थे कि आपको प्रॉपर आईएएस और अच्छी रैंक दिलाने के लिए काफ़ी होते हैं। तो आप में से जिनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अच्छा होगा, इतने मार्क्स आपके जुड़ जाएँगे तो पहले चांस में आईएएस बन जाओगे, इसमें क्या है? ठीक है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। जब भी आप मेंस लिखोगे, ये चीज़ें आप करोगे, आप देखना, आप उस चीज़ को महसूस करोगे जब आप पहली बार मेंस लिखोगे। जो आज हम बातें कर रहे हैं, इन चीज़ों को आपके दिल और दिमाग में आएगी कि यार जो भी हम पढ़ के आए हैं, या जो भी हम बातें कर रहे हैं, कितनी उनमें सच्चाई है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्रैक्टिकल वाली चीज़ें। इसलिए जो लेसन देख रहा है कि मैं उसके तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो बहुत आगे निकल जाएगा। थोड़े दिनों में देखना, ये जो प्रैक्टिकल वाली चीज़ें है ना, जो मेरा अनुभव है जीवन का यूपीएससी एग्ज़ाम को लेकर, ये आपको बहुत आगे ले जाएगा। और तभी मैं बार-बार बोलता हूँ कि ज़्यादा मत पढ़ना, अपने दिमाग को इतना कचरा मत भरो कि जब क्वेश्चन आपके सामने है तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओ कि मैं क्या लिखूँ, मेरे पास इतना मटेरियल है। यही होता है, सच्चाई होती है। तो मैंने उन लोगों को ज़्यादा सक्सेस देखा है, मेरे अपने आस-पास के दोस्तों को, जिनकी रैंक मतलब टॉप 10 में भी है, टॉप 20, काफ़ी अच्छे दोस्त हैं जिनको मैं जानता हूँ कि बहुत ही शॉर्ट नोट्स रखते हैं। जैसे मेंस के समय वो क्या करते हैं कि हर एक पेपर के उनके पास 20, 30, 40 पेज में क्या होंगे, हर एक टॉपिक के, जैसे हर एक टॉपिक आपदा प्रबंधन की बात करें, तो आपदा प्रबंधन के उनके पास कितने नोट्स होंगे? 5 से 10 पेज में, ठीक है? इंटरनल सिक्योरिटी में 5 से 10 पेज में, इसी तरह आधुनिक भारत में 20 पेज में, उनके पास शॉर्ट नोट्स होते हैं। हालाँकि एक समय तो वो भी बड़ी मेहनत करते हैं, अच्छी किताबें पढ़ते हैं, लेकिन लास्ट में ये होता है कि वो शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं अपने ही उन नोट्सों से, जो उन्होंने पढ़ा है पहले। क्योंकि मेंस के एग्ज़ाम में मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि आपके 3-3 घंटे की जब एग्ज़ाम होती है ना, 3-3 घंटे आपने देखा होगा मेंस के एग्ज़ाम, मॉर्निंग में और फिर दोपहर के बाद में 3 घंटे। 3 घंटे आप लिखोगे तो आप कितना थक जाओगे, आपका दिमाग कितना थक जाएगा। तो वहाँ पर कौन-सी चीज़ याद रहेगी, जो आपने शॉर्ट्स नोट्स बना के मल्टीपल टाइम, यानी 50-50 टाइम्स आपने रिवीज़न किया है। और यदि आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे तो उनको रिवीज़न करना आसान होता है। जैसे मैं अपना एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे 3 बार मेरा इंटरव्यू कॉल हुआ था, और जिस साल जैसे 2018 में मैं मेंस की एग्ज़ाम दे रहा था, उसमें कुछ मार्क्स से मेरा इंटरव्यू कॉल रुका था। उस साल मैंने शायद है ना सबसे ज़्यादा पढ़ाई की, सबसे ज़्यादा नोट्स बनाए, और आंसर राइटिंग पे थोड़ा कम ध्यान दिया। फिर जब फेल हुआ तो मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि जब 3 बार मेरा अन्य बार इंटरव्यू कॉल हुआ, तो उस समय मैंने किस चीज़ पे फ़ोकस किया, कम पढ़ाई की, शॉर्ट नोट्स बनाए, ज़्यादा लिखने का काम किया। तो ये फ़र्क पड़ता है। तो आप में से भी जो विद्यार्थी इधर-उधर नोट्सों के चक्कर में भागते हैं कि इस कोचिंग का पढ़ लूँ, उस कोचिंग का पढ़ लूँ, यूपीएससी कभी नॉलेज की और आपकी इन्फॉर्मेशन की एग्ज़ाम है ही नहीं। आप गलत दिशा में जा रहे हो।
यूपीएससी टेम्परामेंट की एग्ज़ाम है, यूपीएससी आपकी सोच की एग्ज़ाम है, आपके विचारों को जानना चाहता है। तो विचार वो कैसे जानता है? आपकी मेंस की आंसर राइटिंग के माध्यम से जानता है कि आपकी कैसी एटीट्यूड आपका, कितनी आपके विचारों में गहराई है, कैसे आप मतलब चीज़ों को हैंडल करते हो, ये आपका जानना चाहता है। ठीक है? इसीलिए तो यूपीएससी 150 वर्ड और 250 वर्ड में 3 घंटे के अंदर 20 क्वेश्चन दे रहा है। यूपीएससी को भी पता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो इन 20 क्वेश्चन को हैंडल ही नहीं कर पाएँगे। अब जो समय अपना टाइम मैनेजमेंट करेंगे, रिसोर्सेज़ मैनेजमेंट करेंगे, यानी कम स्पेस, कम टाइम में आप मतलब अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ करते हो, तो उससे आपकी कितनी एटीट्यूड और कितनी क्वालिटीज़ आपकी पता चलती है एग्ज़ाम में। यही यूपीएससी चाहता है। इस बात को जो अभी हमने 2-3 मिनट बात की है, आपके दिल में बैठा लो, मन में विश्वास के साथ बैठा लो कि यूपीएससी एग्ज़ाम इससे बड़ा कुछ नहीं है। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। कुछ-कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें मैं आपको जो अच्छी चीज़ें होगी इस लेसन के दौरान ही बता चलूँगा, क्योंकि याद आती है ना कि यार क्या इम्पोर्टेंट है, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। और यही तो अच्छी बात है कि जैसे अपने ये लेसन केवल 10,000 बच्चे देखते हैं, मुझे नहीं चाहिए कि लाख लोग देखें इनको, नहीं दिखाना किसी को। लेकिन ये 10,000 बच्चे जो देखते हैं ना, इनकी सफलता की दर देखना आने वाला वक़्त बताएगा कि आप लोग कितना सफल होगे आने वाले वक़्त में। मेरा विश्वास है, जो इन लेसन को ईमानदारी से देख रहा है और समझ रहा है कि हाँ ठीक है यार, मेरा तो काम बन गया। जैसे इंटरनल सिक्योरिटी हमने पढ़ाई, एथिक्स हमने पढ़ाया, और अभी कई सारी चीज़ें अभी लेके चल रहे हैं हम। तो ये फ़ोटोकॉपी निकाल लो, नोट्स बनाने की भी आवश्यकता नहीं, क्यों टाइम ख़राब करना अब? जब आपको टू द पॉइंट किसी सिलेबस के नोट्स आपके हाथ में हैं, तो टाइम मत ख़राब करना, ठीक है? इनको बस वो ये समझो, चीज़ों को आगे बढ़ो, लिखने की प्रैक्टिस करो, काम बन जाएगा। और कुछ चीज़ें अपनी तरफ से भी ऐड कर लेना कि जैसे यही है, तो इसमें करंट अफ़ेयर में जो भी चीज़ें चल रही है, रोज़ मैं देखता हूँ कि जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ना, करंट अफ़ेयर में आती है। बस करंट अफ़ेयर से हमें क्या करना है, नई चीज़ों को उठाना है, इसमें एग्ज़ाम्पल के रूप में इस्तेमाल कर लेना है। इतना काम आपको कर लेना है। और बाकी चीज़ें अपनी सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस करो, पढ़ते रहो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो हम पढ़ रहे थे कि आपदा जोखिम प्रबंधन गतिविधियों के अंतर्गत 3 मुख्य चरण हैं। 3 चरण कौन-कौन से? बहुत ही सिंपल है कि जैसे कोई भी आपदा घटित होती है, उससे पहले हम प्रबंधन कैसे कर सकते हैं? जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखें कि हम जानते हैं कि हमारे देश में अर्थक्वेक ज़ोन कहाँ पे हैं। तो अर्थक्वेक ज़ोन में हम ऐसी कौन-सी मतलब चीज़ें अप्लाई करें कि वहाँ आपदा घटित होती है तो क्या करें, नुकसान को हम कम कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि नॉर्थ इंडिया में या विशेषकर हिमालयन रीजन में अर्थक्वेक ज़ोन भयंकर वाला है, मतलब भयंकर भूकंप आ सकते हैं। तो वहाँ पे जो आवास बनेंगे, जो बस्तियाँ बनेंगी, इसी टाइप की बनेगी कि वो भूकंपरोधी उनके मकान होंगे, ऐसी टेक्नोलॉजी वहाँ पे अप्लाई की जाएगी। जैसे किसी क्षेत्र में बाढ़ आती है तो उस क्षेत्र में क्या होगा, हम पहले तैयारी कर लेंगे कि वहाँ पे मानव बस्तियाँ नहीं होगी, और जब भी बाढ़ आएगी तो मतलब कितनी बस्तियाँ उससे दूर होगी उस कैचमेंट एरिया से। तो ये क्या कहता है, आपदा से पूर्व तैयारी का हाँ, हमारे इसमें बिंदु शामिल होंगे। जिसमें हम क्या करेंगे, मिटिगेशन करेंगे, यानी जो भी आपदा होगी उसको जितना कम हम कर सकते हैं उसकी क्षति को रोकथाम के और तैयारी के हम प्रयास करेंगे। तो आपने देखा होगा अक्सर है ना, जैसे मानसून से पहले मुंबई में मतलब वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी कितने एक्टिव हो जाते हैं, साफ-सफाई का काम करते हैं, नालियाँ जो बंद हो सकती है मानसून के दौरान, शहरी बाढ़ का रूप ले सकती है, उन चीज़ों को वो तैयार करने लगते हैं। तो इसमें क्या होता है, संभावित खतरों के जोखिमों व सुविधाओं का आकलन किया जाता है। वही अभी हम जैसे एग्जांपल देके बात कर रहे थे कि जहाँ-जहाँ जो भी आपदा घटित हो सकती है, उसकी हम क्या करते हैं, उसकी मैपिंग करते हैं, हॉटस्पॉट उसको रियल टाइम निगरानी को करने की कोशिश करते हैं। तो पहले से हम तैयार रहते हैं उनको कुल मिलाकर। जैसे हम जानते हैं, जैसे हिमालय में क्या होता है, भूस्खलन की घटनाएँ होती है, तो वहाँ से जो भी राजमार्ग गुजरेंगे, तो उसमें ये देखा जाएगा कि यहाँ भूस्खलन की घटना घट सकती है, तो वहाँ पहले से हम तैयार रहेंगे कि यहाँ हम क्या कर सकते हैं, ऐसी घास लगा सकते हैं या पेड़-पौधे लगा सकते हैं, या आजकल तो आधुनिक तकनीक ऐसी हो गई कि चट्टानों को बाँध भी सकते हैं। ऐसे बहुत सारे देखना, हाईवे के पास जहाँ ऐसी घटना घट सकती है, वहाँ पर चट्टानों को ऐसे बाँधा जाता है, ऐसे तारों के माध्यम से ऐसा कुछ किया जाता है। आप यूट्यूब पे देखना, कई अच्छी वीडियोज़ पे मिल जाएँगे। तो ये सभी पे ला लागू होगा। जैसे ये क्वेश्चन आ जाए, यही क्वेश्चन आ जाए कि भूस्खलन या भूकंप, भूस्खलन या भूकंप की हम कह सकते हैं, ठीक है? तो इसके हम आप इनको मिला के क्वेश्चन आएगा कि भूस्खलन और भूकंप में हम आपदा क्या करते हैं, आपदा से पूर्व तैयारी कैसे कर सकते हैं? तो यही पॉइंट आपके फिर शामिल हो जाएँगे, क्या तैयारी कर सकते हैं? इसमें क्या पॉइंट शामिल होंगे? इसमें शामिल होंगे यदि आपदा प्रबंधन पूरा साइकिल पूछा जा रहा है, जैसे भूकंप या भूस्खलन को लेकर आपदा प्रबंधन का पूरा साइकिल पूछा जा रहा है, तो उसमें तीनों पॉइंट शामिल होंगे। कौन से? आपदा से पूर्व, आपदा के दौरान और आपदा के बाद में। कई बार केवल यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपदा के पूर्व का चरण क्या है इनको लेकर, तो उसमें आपके पास अच्छे एग्जाम्पल होने चाहिए, अच्छे इसमें डायग्राम मैप भी आप बना सकते हो, ये इंडिया का मैप बना के जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग एक इंडिया का मैप बन जाएगा, ठीक है। तो आपदा से पूर्व समन रोकथाम तैयारी आपको करनी है, और संभावित खतरों के जो भी जोखिम हो सकते हैं, जो भी उनका हम आंकलन कर सकते हैं। आजकल तो ऐसी टेक्नोलॉजी हो गई कि हम इनका आइडिया लगा सकते हैं कि क्या-क्या घटना घट सकती है। तो संभावित खतरों के जोखिमों उनका हो गया, और क्षति को कम करने के हेतु जो भी कदम उठा सकते हैं उठाने चाहिए। जैसे इसमें ये हमेशा होता है, और जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, देखो आपदा पूर्व तैयारी का कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे सुनामी को लेकर आए, चाहे अर्थक्वेक को लेकर आए, किसी भी समस्या को लेकर ऐसा क्वेश्चन आए, चाहे जैसे ये होता है ना न्यूक्लियर, कई बार जो रिएक्टर होते हैं,
उनमें भी लीकेज की समस्या आ सकती है। तो पहले से हमें योजना बनानी पड़ेगी कि ऐसी लीकेज हो तो हम कैसे उससे निपट सकते हैं। ये हमारे पास पहले से टूल होने चाहिए। तो ये जो स्टैटिक पार्ट के टूल है ना, वो इस्तेमाल कर देना वहाँ पे। उसमें भी आपका जो कदम होना चाहिए या तरीका होना चाहिए, ऐसे बताओ कि हम दीर्घकाल रोकथाम कैसे कर सकते हैं या अल्पकालीन जो उपाय हम अपना सकते हैं वो कैसे अपना सकते हैं। तो इनको लेकर आपने देखा होगा कई बार कितनी मॉक ड्रिल होती है। आप अपने आसपास देखना कितनी बार, मतलब चाहे अर्थक्वेक को लेकर ऐसी मॉक ड्रिल कराई जाती है। वो इन्हीं के कदम होते हैं कि कैसे हम जो अल्पकालीन घटना कर सकती है या दीर्घकालीन कैसे हम इसके उपाय कर सकते हैं। जैसे इसमें दिया भी है कि तटबंधों या भूकंप प्रतिरोधी संरचनाओं का निर्माण करना चाहिए। अलग अलग में अलग अलग आएगा। बस उपाय ये रहेगा, बाकी आपको क्या करना है, अप्लाई कर देना उसको। जो भी समस्या आएगी उसके साथ अप्लाई कर देना है। और अल्पकाल में ये कर सकते हैं कि जो भी जन जागरूकता अभियान चलाते हैं, या जैसे जो बिल्डिंग कोड है वो लागू करने चाहिए। हम देखते भी हैं कि जैसे अलग-अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग-अलग बिल्डिंग कोड बनाए जाते हैं वहाँ पे, ये इसमें शामिल हो जाएगा। इसके अलावा दीर्घकाल में थोड़ा वनों का विकास, वाटरशेड मैनेजमेंट, ये आपने देखा होगा वाटरशेड मैनेजमेंट। कोई भी जो पहाड़ी क्षेत्र होता है उससे जैसे पानी की जो नदियाँ वहाँ से वितरिकाएँ निकलती हैं, उनको जोड़कर कैसे उनका प्रबंधन किया जाता है। एक बांध का निर्माण कर सकते हैं, वहाँ पे आस-पास वन और जंगलों का विकास कर सकते हैं। ऐसा इसमें आता है वाटरशेड मैनेजमेंट में। ठीक है, तो जो हम पढ़ रहे थे अभी, इसका एक मैप, अच्छा मैप है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि कोई भी आपदा है, उसकी आपदा से पूर्व, आपदा के दौरान और आपदा के बाद कैसे हमें एक प्रबंधन करना चाहिए, उसका एक शानदार मैप है। जैसे शुरुआती स्तर पर क्या होना चाहिए, कोई भी आपदा होगी उसमें हम क्या करेंगे, मिटिगेशन और उसमें रोकथाम का कार्य करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, जैसे जोखिम प्रबंधन की हम तैयारी करेंगे, और इसमें संरक्षण की भी चीज़ आती है। और इसमें भविष्यवाणी व पूर्व चेतावनी भी शामिल होती है। जैसे आपने ये देखा होगा कि जैसे मानसून से पहले जैसे मछुआरों को चेतावनी दी जाती है कि हो सकता है वहाँ पे साइक्लोन आए। तो ऐसी आपदा, बड़ी आपदा बने नहीं, तो उससे पहले हम क्या कर सकते हैं, ऐसी भविष्यवाणी व पूर्व चेतावनी वाले टूल इसमें शामिल कर सकते हैं। जैसे आपदा यदि घटित हो गई, ये तो कौन सा चरण है, ये चरण है आपदा के पूर्व वाला चरण। अब फिर आपदा घटित हो गई, तो आपदा जब घटित हो जाती है उसके बाद में क्या होगा, तुरंत हमारा क्या होगा कि सबसे पहले हम राहत कार्य स्टार्ट करेंगे। जो भी उस समय मेडिकल टीम वहाँ पे आएगी, और जो भी और लोगों को बचाने के प्रयास किए जाएँगे। ठीक है, अग्निशमन के जो कई बार ये होता है ना कि अग्नि की घटनाएँ होती है, तो वहाँ पे जो भी ये टूल आने चाहिए, कि मशीनें आनी चाहिए, पानी का छिड़काव वगैरह। आप ऐसे सिंपल पॉइंट रखो इनको ना, तुरंत अनुक्रिया होनी चाहिए। जो भी समस्या आई उसका समाधान तुरंत होना चाहिए। बाद में क्या होगा, थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म के बाद में होगा, उनकी पुनर्बहाली के कार्य होंगे, उनके भोजन, पानी, रोज़गार, जो भी उनके संकट है, उनको दूर किया जाएगा। और फिर क्या होगा, जैसे कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या खड़ी हो गई कि कोई पुल टूट गया, बाँध टूट गया, या कोई सड़कों का विनाश हो गया, तो उनके भी तुरंत क्या करेंगे, समय के साथ में उनको पुनर्बहाली के ऐसे काम करेंगे। तो ये चक्र ऐसे चलता रहता है। ये चक्र आपको थोड़ा पता होना चाहिए। डायग्राम ऐसे कुछ ना, तो डायग्राम बनाना ज़रूरी है, उससे फ़र्क पड़ता है। और आपको ये लगता हो कि यार ये डायग्राम कैसे बनाऊँ, ये तो टफ़ होते हैं, टफ़ नहीं होते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है। इनको जब बार-बार रफ कॉपी में लिख-लिख के तैयारी कर लोगे ना, तो बहुत ही आसान है। इनको ये करना चाहिए। जैसे मैं ऐसा करता हूँ कि जैसे मेंस की एग्ज़ाम जब पास में होती है, और जो शॉर्ट नोट्स होते हैं उनको तो बार-बार रिवाइज़ करते हैं। और मैं ऐसा करता हूँ, जैसे मेरे रूम में व्हाइट जो चार्ट आते हैं ना, आते हैं, मतलब ₹100 के आस-पास एक चार्ट आता होगा। तो ऐसे 4-5 चार्ट ले आता हूँ उस समय। और जो चीज़ें मुझे ज़्यादा अप्लाई करनी है, जो डायग्राम मुझे ज़्यादा अप्लाई करना है, या जो कोटेशन मुझे ज़्यादा इस्तेमाल करने हैं, या कुछ ऐसे फैक्ट हैं जैसे विचारकों की कोटेशन या उनकी जो किताबें हैं, उनको ज़्यादा मुझे अप्लाई करना है कि यार ये चीज़ें हैं जो मुझे याद नहीं रहती, लेकिन मुझे बार-बार उनका रिवाइज़ करना है। तो क्या करूँगा मैं, अपने उस चार्ट पर ऐसा करूँगा, जैसे जीएस फेस्ट का एक चार्ट हो गया, उसके अंदर, उस एक चार्ट के अंदर 100 बातें डाल दूँगा कि हाँ, ये चीज़ें हैं जिनको इस्तेमाल करना है। जीएस2 का हो जाएगा, निबंध का हो जाएगा, ऐसे आप भी कर सकते हो। ये छोटे-छोटे टूल हैं जिनसे फ़ायदा मिलता है। ठीक है, फिर आपदा के दौरान क्या हो सकता है कि जैसे ये हमें पता होना चाहिए कि सत्ती की रोकथाम व कम करने तो त्वरित प्रतिक्रिया होनी चाहिए। प्राथमिक जो भी गतिविधियाँ हो सकती है, जोखिमपूर्ण परिस्थिति में फँसे लोगों को वहाँ से निकालना, खोज बचाव कार्य करना है। ये क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन किसी भी आपदा को दे देंगे और बताएँगे कि जब आपदा घटित हो जाती है उसके बाद में कौन-सी आपकी प्रतिक्रिया होगी, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन उसमें भी आते हैं, एथिक्स वाले में भी आते हैं, तो उसमें कुछ अच्छे यहाँ से कीवर्ड लेके इंटेल से, ये सॉरी, आपदा प्रबंधन से कुछ कीवर्ड आप वहाँ पे इस्तेमाल कर लेना। ठीक है। भोजन, कपड़े, ये सब उस समय राहत कार्य में शामिल होंगे। इसके अलावा जैसे आपदा के बाद में एक बड़ा काम बनता है कि जो भी आपदा घटित हुई तो उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। उसके बाद में क्या करेंगे, हम रिकवरी करेंगे। जो भी हमारे मतलब नीतियाँ हैं, या एक तरह से जो भी हमारी पहले पॉलिसी थी या योजनाएँ थी, उनको लेकर भी हम कुछ उसमें सुधार करेंगे। और इसके अलावा जो भी आधुनिक टेक्नोलॉजी है उनको शामिल करके इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हम तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्थानीय लोग हैं जिनको नुकसान पहुँचता है, तो उनके लिए हम फिर से क्या करेंगे, जो भी हम कर सकते हैं उनके लिए आवास, भोजन, रोज़गार, आर्थिक गतिविधियाँ इनके इसमें शामिल है। पुनर्निर्माण शामिल है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ था उसको लेके ऐसा कोशिश करेंगे। तो ऐसा क्या होगा, आपदा के बाद में ऐसे कार्य चलते रहेंगे। तो ये क्या है, ये आपदा प्रबंधन का चक्र है। ये जो अब तक पढ़ रहे थे ये इम्पोर्टेंट है, निश्चित रूप से इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पक्का आ सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपदा होती है उसका क्या हम प्रबंधन कर सकते हैं, कैसे प्रबंधन करते हैं, और फिर इसमें क्या करना है, जो भी आपदा होगी उसको एग्ज़ाम्पल के तौर पे इस्तेमाल कर लेना है।
ठीक है। आपदा तैयारी, इससे मतलब क्या है? जैसे आपदाओं के प्रभाव को कम करना और इससे संबंधित तैयारी के करने के लिए उपाय होता है। ठीक है, आपदा की तैयारी कैसे करते हैं? जैसे आपदाओं को हम पूर्वानुमान लगाते हैं। इसमें बहुत सारे टूल शामिल है कि आपदा की तैयारी में क्या-क्या चीज़ें शामिल है, कीवर्ड में शामिल है कि आपदाओं का पूर्वानुमान करते हैं, आपदा रोकथाम के लिए जो भी चीज़ें हम शामिल करते हैं, सुबेद आपत्ति पर इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, उसको कम करने के प्रयास करते हैं, आपदाओं के प्रति अनुक्रिया और जो भी स्थिति होती है उससे निपटना। ठीक है? और वो जो अभी पढ़ रहे थे वो लगभग सेम ही टॉपिक है, इनको आराम से आप सँभाल सकते हो। इसके अलावा जैसे कभी-कभी जैसे इंट्रोडक्शन पार्ट में आप लिख सकते हो कि आपदा न्यूनीकरण हेतु संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय रणनीति। तो इस ये जो संस्था है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आपदा का कोई क्वेश्चन आता है, जैसे इसको कूटनीतिक रूप से कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो इसको इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय रणनीति किस पर? आपदा न्यूनीकरण हेतु। इसके लिए कोई भी कीवर्ड आ सकते हैं, जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम कैसे ले सकते हैं कि आपदा न्यूनीकरण हेतु संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय रणनीति जो है यूएनआईएसडीआर जो है, उसके अकॉर्डिंग आपदा के लिए ऐसे टूल अपनाए जा रहे हैं या उसके कोई डाटा आपके पास हो तो जैसे मैं इसे इस्तेमाल करता हूँ कि मेरे पास कोई इंडेक्स होता है या कोई बॉडी होती है, उसको मैं चाहे वो उसने ऐसा कुछ कहा नहीं हो लेकिन उसके आस-पास कुछ कहा हो, तो उसको लेकर मैं इंट्रोडक्शन में डालता हूँ उसको, है ना? तो आप समझ पा रहे होंगे जैसे कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन है, ठीक है? उस टॉपिक से जैसे आईआर का क्वेश्चन लिख रहे हो, तो उसमें आईआर की कोई ऑर्गेनाइज़ेशन है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप उसको इंट्रोडक्शन में डाल सकते हो, उससे थोड़ा-सा फ़र्क पड़ता है। या इसको हम और जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ समाधान और सुझाव देंगे ना, तो वहाँ पे भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र की आपदा न्यूनीकरण की जो अंतर्राष्ट्रीय रणनीति है, उसके अनुसार ही ऐसा होता है। इसको इस्तेमाल कर सकते हो, आप समझ पा रहे हो इस चीज़ को। ठीक है, इसमें इसके अलावा जैसे आपदा प्रबंधन के लिए और भी चीज़ें होती हैं, जैसे 3R। 3R में क्या होता है? 3R में जैसे होता है रेस्क्यू, रिलीफ और रिकवरी, ठीक है? आजकल इसको रिप्लेस कर दिया गया है 3P से, प्रिवेंशन, प्रिपरेशन और प्रूफिंग। ये 3 वर्ड आ गए हैं कि रोकथाम, तैयारी और प्रूफिंग। प्रूफिंग यानी मतलब जो जैसे सुभेद्य होता है ना, उसको अभेद्य ऐसा कुछ कहते हैं ना कि उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना देना, मजबूत बना देना, ताकि आपदा से उसके प्रभाव कम हो। तो ऐसे वर्ड इस्तेमाल करना, जैसे कोई क्वेश्चन आ गया तो ये बना के ऐसे डायग्राम बना के इसको चेंज कर इसमें दिखा दिया आपने कि आजकल आपदा प्रबंधन के ऐसे टूल भी आ रहे हैं। इनको आप कीवर्ड में इस्तेमाल कर सकते हो। इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी ज़्यादा करते हैं ऐसा, आप उनको देखना, उनके मार्क्स भी इसलिए अच्छे आते हैं क्योंकि वो कीवर्ड में और अच्छे पॉइंट के साथ इस्तेमाल कर लेते हैं। आजकल हिंदी माध्यम भी आगे है इसमें, नो डाउट, हम भी ऐसा करेंगे। कभी अपने आप को कम मत आंकना, और मार्क्स ने दिखाया है, रवि से आ गए अपने, सुनील दलवंता जी है, पवन जी ने, उन्होंने दिखाया कि उन्होंने इस्तेमाल किया, इनके नंबर आए हैं, फिर अपने भी आएँगे, सबके आएँगे। ठीक है। और इसके बाद में जैसे ऐसे फ्लो चार्ट और डायग्राम भी आपको सब कुछ यहाँ पे वो चीज़ें मिल जाएगी जो एग्ज़ाम में आपकी बेसिक नीड है। ठीक है? तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण और नियोजन कैसे करते हैं? नियोजन मतलब प्लानिंग। आपदा जोखिम न्यूनीकरण यानी आपदा को कम करना और प्लानिंग कैसे करना है। तो उसके अंदर जितने पॉइंट आ सकते हैं, सामुदायिक भागीदारी, बहुत बढ़िया पॉइंट है। ठीक है? उपायों को लागू करने की राज्यों की ज़िम्मेदारियाँ। विकास, ये पॉइंट एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल पॉइंट है। विकास गतिविधियों को एकीकृत करना, बहु जोखिम दृष्टिकोण व प्रभावशीलता में सुधार, लोगों की क्षमता में निर्माण, क्षमता विकास, ये ऐसे कीवर्ड हैं जिनको इस्तेमाल करना चाहिए। क्षमता निर्माण, क्षमता विकास का मतलब है कि लोगों को आप इतना एम्पावर कर दो कि वो समस्याओं को खुद उन समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। चाहे जैसे हम आस-पास देखते हैं कि जहाँ रोज़गार का संकट है, तो वहाँ ऐसी पॉलिसी हम बना सकते हैं कि रोज़गार क्रिएशन हो जाए, लोगों को हम मजबूत कर दें। ऐसे वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो आप। इसके अलावा उत्तरदायित्व का विकेंद्रीकरण, सार्वजनिक निजी भागीदारी, ये मतलब अच्छे कीवर्ड है जिनको समझाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इतना आशा करता हूँ कि आप इनको कर लोगे। इसके बाद में जैसे ये नई चीज़ें हैं जो योजना कुरुक्षेत्र मैगज़ीन में अक्सर आती है कि जैसे आप इसी में शामिल थी कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए हमारे जैसे पीएम है, पीएम 10 सूत्री एजेंडा क्या है? तो इसके अंदर 10 पॉइंट शामिल किए गए। उससे क्या होगा कि जोखिम बहुत कम हो जाएगा। इसके अंदर सब कुछ आ गया, जिसको हम बोलते हैं सस्टेन डेवलपमेंट या सर्वांगीण विकास, सब चीज़ें इसमें शामिल होती है कि जैसे इसमें हम थोड़ा-सा देखें तो सभी विकास क्षेत्रों को आपदा जोखिम प्रबंधन सिद्धांतों को अपनाना, जोखिम कवरेज की दिशा में कार्य करना, महिला भागीदारी नेतृत्व को प्रोत्साहन, विश्व स्तर जैसे जोखिम मानचित्रण में निवेश, प्रबंधन दक्षता हेतु प्रौद्योगिकी प्रयोग, बहुत ही सिंपल है, सेम पॉइंट है, तो इसको मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँ, आप आराम से इनको पढ़ लेना। जहाँ समझाने की बात आएगी वहाँ बात करेंगे, बाकी सिंपल है, वो आप पढ़ लेना इनको। ठीक है, फिर राहत और पुनर्वास का एक इसमें छोटा-सा एक टॉपिक है। जैसे इसमें राहत का चरण जो ऐसा आ सकता है कई बार कि आपदा के दौरान राहत और पुनर्वास के चरण बताइए, स्टैटिक पार्ट में आ सकता है। तो जैसे राहत चरण क्या होगा? आपदा के तत्काल बाद होगा, जिसमें क्या होगा? खोजबीन व बचाव के कार्य होंगे, सती आवश्यकताओं का आकलन किया जाएगा, राहत, प्राथमिक चिकित्सीय प्रावधान इसमें शामिल होंगे। राहत के न्यूनतम मानकों पर राष्ट्रीय जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, भारत द्वारा दिशा निर्देशों का पालन करना, जो भी उसमें गाइडलाइन जारी की गई, गाइडलाइन में ये सब चीज़ें लिखी गई है, कैसे बच्चों, बुजुर्गों की देखभाल करनी है, दिव्यांगों की देखभाल करनी है, जो भी मेडिकल की चीज़ें होती हैं, उन सबको शामिल करके इसमें गाइडलाइन होती है। गाइडलाइन भी आगे हम देख लेंगे। इसके अलावा पुनर्वास का चरण होता है, जिसमें क्या होता है? जिसमें मुख्य रूप से क्या किया जाएगा? अस्थायी तौर पर बुनियादी सेवाओं की बहाली, अस्थायी आधार पर आर्थिक गतिविधियों को पुनर्जीवित करना,
मनोवैज्ञानिक व सामाजिक कल्याणकारी करना। जैसे आपने देखा होगा कई बार बाढ़ के कारण पुल टूट जाते हैं, तो वहाँ पे अस्थायी तौर पर सेना के द्वारा पुलों का निर्माण किया जाता है ताकि जनजीवन ज़्यादा मतलब उनको नुकसान नहीं हो, उनकी आवाजाही बनी रहे। इसके अलावा आपदा पश्चात पुनर्बहाली व पुनर्निर्माण संबंधी स्थायी तौर पर इसमें क्या होगा, सभी सेवाओं की पूर्ण बहाली होगी। ठीक है, स्थानीय बुनियादी ढांचे जो भी समस्या आई है उनका वापस समाधान किया जाएगा। तो ये सिंपल पॉइंट है, इनको भी ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। तो मिलते हैं एक और लेसन में, आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। और जो मैंने सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक के बारे में बताया था उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, एक बार ज़रूर देखना।